बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे और आपकी ज़ात से दूसरे भी खुश व खुर्रम हों। आज ही आपके सामने साले दवम सेकेंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान पाक स्टडी का हम सबक नंबर बाब नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है जिसमें हम वफाकी हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दीगर इदारों पर बात करेंगे। अजीज़ तलबा, आमतौर पर बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान मुश्किल लगता है। वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती इन चीज़ों की, और मैं इस चीज़ पर हैरान हूं कि उन्हें मुश्किल क्यों लगता है। बड़ा दिलचस्प मजमून है, बहुत आसान मजमून है, लेकिन शायद एक वजह तो ये है कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, सिस्टम के बारे में पता नहीं। दूसरा, आपकी जो ये टेक्स्ट बुक है इस पर बात को बड़े मुश्किल अंदाज से, मैं खुद भी देखता हूँ, चकरा जाता हूँ क्या बात किस तरह से की गई है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान तरीके से आप तक बात पहुंचाऊं और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुतालिया पाकिस्तान आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बुक का फॉर्मेट कुछ अजीब सा है, मैं उन्हीं बातों को आसान तरीके से बयान करूंगा। इस चैप्टर में या मुतालिया पाकिस्तान में बहुत तफसील से बात हो सकती है, लेकिन हम बात को मुख्तसर रखेंगे क्योंकि हमने टाइम ड्यूरेशन को भी देखना होता है और आम स्टूडेंट्स को भी देखना होता है। बहुत हाई लेवल पर जाके बात नहीं करूंगा, सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जितनी आपके सिलेबस के लिए अहम। एक और बात, हम थ्रोली स्टडी करेंगे, यानी मुकम्मल किताब का एक एक लाइन का मुतालिया करेंगे, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करेंगे। आपके सामने सफ़े नंबर दिए हुए हैं, सफ़ा नंबर 68, 69, 70, 71, 72 और 73। 68 से 73 तक आज हम देखेंगे वफाकी हुकूमत। तो इस मुख्तसर से तारुफ के बाद शुरू करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत मुफीद साबित होगा और आइंदा आपको मुतालिया पाकिस्तान मुश्किल नहीं लगेगा। ये अजीज तलबा मेरा आपसे वादा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी बात किस हद तक दुरुस्त है। सबसे पहले देखें जी, मैंने हेडिंग्स बनाई है, ये ज़हन में रखिए, उसके बाद सब हेडिंग्स ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले समझे पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा है कैसा। हुकूमती ढांचा स्ट्रक्चर, यानी पाकिस्तान का स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है। आप जानते हैं 3 आइन पाकिस्तान में बने। 1956 का पाकिस्तान का पहला आइन जो सिर्फ 2 साल चला, 58 में खत्म हो गया। दूसरा आइन 1968 में बनाया इसने, 1962 में अयूब खान ने, जो सिर्फ 6 साल चला, 68 में खत्म हो गया। तीसरा और पाकिस्तान का वाहिद मुत्तफक आइन जो 1973 में बनाया गया और आज तक यही आइन चल रहा है। इस मौजूदा आइन पाकिस्तान के 1973 के तहत बेटा पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। इस बात को समझें, वफाकी पार्लिमानी क्या होता है। वफाक एक ऐसे मुल्क को कहते हैं जहाँ सिर्फ एक हुकूमत ना हो, बहुत सी हुकूमतें हो, यानी ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डिफरेंट यूनिट्स बने हो और हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट। जिस तरह पाकिस्तान में ऊपर क्या है जी, हुकूमत पाकिस्तान, ये मरकजी हुकूमत है। उसके तहत हमने सूबे बना दिए जिनको आप यूनिट्स कह सकते हैं। 4 सूबे हैं, चारों सूबों की अपनी अपनी हुकूमत है। ऊपर क्या है जी, हुकूमत पाकिस्तान। नीचे क्या है, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हुकूमत बलूचिस्तान। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके तहत यूनिट्स हैं, हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। बल्कि अब तो मजीद आगे बात चली गई, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बन गई हर जिले में। यानी ऊपर हुकूमत पाकिस्तान, उसके नीचे हुकूमत पंजाब, उसके नीचे जिले हुकूमत लाहौर या किसी भी जिले की। तो इसको हम कहते हैं वफाकी, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो वफाक क्या है कि मुल्क में एक हुकूमत ना हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके तहत यूनिट्स हो, यानी सूबे पाकिस्तान में, और हर यूनिट की अपनी अपनी गवर्नमेंट हो, तो उसको कहेंगे वफाकी तर्ज हुकूमत या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ज़हन में रखें वफाकी हुकूमत क्या होती है। उसके बाद पार्लिमानी, पाकिस्तान वफाकी पार्लिमानी मुल्क है। पार्लिमान का मतलब ये होता है, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं,
जिसमें गवर्नमेंट बनाती है अक्सरियती जमात, जिसका सरबराह वजीर आजम होता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हो। और चीफ एग्जीक्यूटिव कहां से बनता है, प्राइम मिनिस्टर कहां से बनता है? पार्लियामेंट की अक्सरियती जमात। आपने वोट दिए, नुमाइंदों का इंतखाब किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने वो जमात जिसकी सबसे ज्यादा अक्सरियत होगी उसका सरबराह वजीर आजम बनेगा। यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम हो उसको कहेंगे पार्लिमानी सिस्टम। और वफाक भी आपको समझाया, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और नीचे डिफरेंट यूनिट्स गवर्नमेंट हो। यही मसला है कि बच्चों को इन चीजों को पता नहीं होता, वफाकी हुकूमत क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तो उनको मुतालिया पाकिस्तान मुश्किल लगता है। इन बातों को साथ साथ समझे जी। अब दोबारा देखें, 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी मुल्क है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ जिले हुकूमतें भी काम करती हैं। आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, उसके नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है हर शहर की। तो ये है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा। आज सबसे पहले आपने देखा वफाकी हुकूमत भी है और सूबाई हुकूमत भी है। आज पहले लेक्चर में हम बात करें वफाकी हुकूमत की, जिसको आप फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अजीज तलबा, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बुनियादी तौर पर 3 शोबे हैं, या आप कह लें 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 शोबे हैं, या कह लें 3 इदारे हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत 3 बुनियादी इदारों पर मुश्तमिल है। पहले इदारे को कहते हैं मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट, जो आप MNAs कहते हैं, जो हम अपने अवाम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं तो जाके बनाते हैं पार्लियामेंट। इस जनरल लफ्ज पार्लियामेंट है। 1900 ये जो 8वीं तरमीम 1985 में की गई, उसमें इसको नाम दे दिया गया मजलिस शुरा, शुरा मशवरे से। तो 1985 में 18वीं तरमीम के तहत इसका नाम मजलिस शुरा है, वैसे इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो वफाकी हुकूमत का पहला इदारा क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? कानून बनाना, मुल्क के लिए कानून बनाना। दूसरा इदारा है वफाकी इंतजामिया, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। पहला इदारा क्या था जी? पार्लियामेंट, जिसने कानून बनाया। दूसरा इदारा है गवर्नमेंट, जिसको वफाकी इंतजामिया भी कहते हैं, जिसका बुनियादी काम ये होता है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करे। कानून बनाना काम है पार्लियामेंट का, उस कानून पे अमल कराना काम है गवर्नमेंट का या वफाकी इंतजामिया का। और इस तौरबा वफाकी हुकूमत का तीसरा इदारा है अदलिया, जुडिशरी। लेकिन जब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जाहिर है ये जुडिशरी से मुराद सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? कवानीन की तोज़ी करे, कवानीन की तशरीह करे, और अगर कहीं कानून पर अमल नहीं हो रहा तो उस पर अमल कराए, और जो अमल नहीं करता उसको सजा दे। तो बुनियादी बात समझे, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें 3 बुनियादी इदारे या शोबे हैं। पहला मजलिस शुरा या पार्लियामेंट, दूसरा वफाकी इंतजामिया या गवर्नमेंट, तीसरा अदलिया या सुप्रीम कोर्ट। ये 3 बुनियादी इदारे हैं वफाकी हुकूमत। आगे इस चीज के बाद इन्हीं 3 को हमने तफसील से देखने वाले लेक्चर है। पहला मजलिस शुरा, दूसरा वफाकी इंतजामिया, तीसरा अदलिया। अब हम इनको जरा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले है जी पार्लियामेंट की तरफ। वफाकी ये पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट या मजलिस शुरा पाकिस्तान में 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 ऐवान है। एक है नेशनल असेंबली और दूसरा है सेनेट। नेशनल असेंबली को कौमी असेंबली भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ऐवान ज़ेरी भी है। दूसरी सेनेट है, जिसको ऐवान बाला भी कहते हैं। यानी कौमी असेंबली और सेनेट मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट कौमी असेंबली और सेनेट पर मुश्तमिल होती है। अब ये सवाल ज़हन में आता है कि 2 ऐवान क्यों है? एक से भी तो बात बन सकती थी, ये 2 ऐवान क्यों बनाए गए? तो इसका मतलब भी समझे। आप जानते हैं पाकिस्तान में 4 सूबे हैं,
हर सूबे की अपनी जबान, सकाफत, तहजीब है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अब होता यह है क्योंकि पंजाब की आबादी ज्यादा है और कौमी असम्बली के मेंबरान का चुनाव आबादी की बुनियाद पर होता है, तो इस तरह कौमी असम्बली में पंजाब के अरकान ज्यादा है। कुल आप देखें कौमी असम्बली यानी मानाजरी के अरकान कितने हैं? 362, जिनमें से पंजाब के 148 पंजाब के सबसे ज्यादा है। पंजाब के 148 है, सिंध के 61 है, खैबर पख्तूनख्वा के 35 है, बलूचिस्तान के 14 है, इस्लामाबाद से 2 अरकान लिए जाते हैं, कबायली इलाका जात से 12 अरकान लिए जाते हैं और खवातीन की 60 नशिस्तें मुकर्रर हैं, यानी 60 खवातीन लाजमन असम्बली में जाएंगी। इन 60 को अगर फर्दर डिवीजन किया गया है, ये 60 में से 35 पंजाब में से, 14 सिंध में से, 8 खैबर पख्तूनख्वा में से और 3 बलूचिस्तान में से दी जाती हैं। इस तरह 60 खवातीन भी होती हैं। तो अभी देखें इन सब में सबसे ज्यादा तादाद पंजाब की है 148। तो होगा क्या अगर कौमी असम्बली में कोई ऐसा कानून पेश किया जाए जिसमें पंजाब का फायदा हो, बाकी सूबा को नुकसान हो, तो पंजाब की तो अक्सरियत है, पंजाब वो कानून तस्लीम करवा लेगा, वो कानून मंजूर हो जाएगा। इससे क्या होगा? छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा होगा। वो ये समझेंगे पंजाब तो बड़ा है जनाब, इसकी सीटें ज्यादा हैं, जो चाहेगा पंजाब वही होगा, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। छोटे सूबे डिप्राइव्ड फील करते हैं, एहसास महरूमी का शिकार होते हैं। इसलिए अजीज तलबा पार्लियामेंट के 2 ऐवान बनाए गए, कौमी असम्बली और सेनेट। कौमी असम्बली में तो है आबादी की बुनियाद पर सीटें, जाहिर है पंजाब की ज्यादा है, लेकिन सेनेट में हर सूबे के अरकान बराबर होंगे। सेनेट में ये नहीं देखा जाएगा कौन सा सूबा बड़ा कौन सा छोटा, हर सूबे के 22 अरकान होंगे। तो बात समझे, अगर पंजाब कौमी असम्बली से कोई करारदाद या कानून मंजूर करवा लेते अक्सरियत के बलबूते पे, तो फिर उस कानून ने सेनेट में भी आना है। सेनेट में जब बाकी 3 सूबे मिलेंगे तो उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी और पंजाब के अरकान कम होगा, सेनेट उस कानून को मंजूर नहीं करेगा। और याद रखें कानून कब मंजूर होगा? जब उसकी कौमी असम्बली भी मंजूरी देगी और सेनेट भी मंजूरी दे, तो तब कानून पास होगा। तो मतलब क्या हुआ 2 ऐवानों का? ताकि पंजाब हुकूमत में ही ना रहे और बाकी 3 सूबे ये ना सोचते रहे कि हुकूमत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए, उनकी बात मानी जाए। इसलिए पाकिस्तान में ऐवान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, कौमी असम्बली और सेनेट। ये बात आपके खास तौर पर समझने की जी। बहरहाल पहले हम कौमी असम्बली देखें। हमारे जेरी अभी आपको बताया इसके 362 अरकान होते हैं जिनका इंतखाब होता है 5 साल के लिए। ये 5 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। इन 5 सालों में जो 362 अरकान होते हैं इसमें आम नशिस्तें भी हैं, यानी जनरली आवाम के वोट लेकर आते हैं, डायरेक्ट आवाम इलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं आम नशिस्तें। और कुछ खुसूसी नशिस्तें भी होती हैं, ये बराह रास्त आवाम मुंतखब नहीं करते बल्कि सूबाई असम्बली के अरकान उनको मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेजते हैं, उसको कहते हैं खास नशिस्तें। इसकी तफसील हम आगे चलकर देखते हैं। आम नशिस्तें तो वो जो बराह रास्त इलेक्शन होते हैं, खसूसी नशिस्तें वो जिनका इलेक्शन नहीं होता बल्कि सूबाई असम्बली के अरकान उनको चुनते हैं जी। 363 की तकसीम अभी आपको बताई। पंजाब के 148 अरकान होंगे, सिंध के 61, खैबर पख्तूनख्वा के 35, बलूचिस्तान के 14, इस्लामाबाद के 2, कबायली इलाके के 12, खवातीन 7। अभी देखिए ये जो खवातीन अरकान की नशिस्तें हैं इनका बराह रास्त इंतखाब नहीं होगा बल्कि सूबों की असम्बली, यानी पंजाब की असम्बली अपनी तादाद के मुताबिक अरकान भेजेगी कौमी असम्बली में, सिंध की असम्बली, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, हर असम्बली अपनी खसूसी नशिस्तों पर इनका चुनाव करेगी और इस तरह टोटल अरकान बनेंगे 362। ये हो जाएगा जी कौमी असम्बली। इसके बाद ऐवान का दूसरे से चले सेनेट, जिसको ऐवान बाला कहते हैं। इसके अरकान की तादाद 104 होती है, यानी बहुत कम होती है कौमी असम्बली की निस्बत। इनका इंतखाब 6 साल के लिए होता है। कौमी असम्बली के मेंबरान का इंतखाब 5 साल के लिए था, सेनेट का इंतखाब 6 साल के लिए होता है मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर। मुतनासिब नुमाइंदगी ये होता है कि सेनेट को भी आवाम मुंतखब नहीं करते, अवाम के अरकान मुंतखब नहीं करते, बल्कि क्या हर सूबा
अपने अरकान के जरिए मुंतखब करता है। देखिए हर सूबे में हर सियासी जमात की सीटें होती हैं, वो अपनी मुतनासिब का मतलब उस सीटों के मुताबिक, यानी मसलन पंजाब की मिसाल ले लें, पंजाब में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर सियासी जमात ने सूबाई असम्बली की जितनी सीटें जीती होंगी उसी हिसाब से ही वो सेनेट के अरकान का तकर्रुर करेगी। यानी वो बना लिया जाता है, एक फार्मूला बना लिया जाता है, जिसकी पंजाब में सीटें ज्यादा होंगी जिस जमात की, ज़ाहिर है उसके सेनेट में अरकान भी ज्यादा होंगे, जिसकी सीटें कम होंगी उनके अरकान भी सेनेट में कम होंगे। लेकिन बहरहाल हर सूबे से 22 अरकान का इंतखाब किया जाता है सेनेट के लिए। इस्लामाबाद से 4 अरकान का, अकलियतों से मिनॉरिटीज से 4 अरकान का, कबायली इलाका जात ट्राइबल एरिया से 8 अरकान का इंतखाब होता है। इस तरह कुल मिलके बनते हैं 104 अरकान। तुमने क्या देखा कि पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है, ऐवान ज़ेरी, ऐवान बाला या कौमी असम्बली और सेनेट। जब भी कोई कानून पार्लियामेंट ने मंजूर करना होता है उसको कौमी असम्बली भी मंजूर करती है, सेनेट भी मंजूर करती है। उसके बाद सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत करते हैं तो वो कानून बन जाता है। यानी कानून बनने के 3 स्टेप्स हैं, कौमी असम्बली, सेनेट और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन। हाँ ये अलग बात है, तरतीब जरूरी नहीं है। मुमकिन है पहले बिल कौमी असम्बली में मंजूर होकर फिर सेनेट में आए, और यह भी मुमकिन है कि पहले सेनेट मंजूर कर ले और फिर कौमी असम्बली में जाए। दोनों को वसी इख्तियार हासिल है कानून बनाने के। अलबत्ता बजट बनाना ये वाहिद इख्तियार है जो सिर्फ कौमी असम्बली के पास है, बजट की मंजूरी सिर्फ कौमी असम्बली देती है। उसके अलावा जितने भी कानून बनेंगे वो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की मंजूरी से ही बनाए जाए। तो अज़ीज़ तलबा ये तो हुआ पहला इदारा। मैंने बताया हुकूमत के 3 इदारे हैं, पार्लियामेंट, वफाकी इंतज़ाम अदलिया। हमने पहला इदारा मजलिस शुरा को मुफस्सिल देखा कि क्या होती है और ये कैसे काम करती है। मैं दोबारा दोहरा दूं, सेनेट के जो बराह रास्त अरकान है, तमाम अरकान है, इनका इंतखाब बराह रास्त नहीं होता, बल्कि सूबाई असम्बलियों के मेंबरान या सूबाई असम्बलियों में जमातें हैं वो अपनी तादाद के हिसाब से नॉमिनेशन करती हैं। इसलिए उसने लिखा मुतनासिब नुमाइंदगी, यानी अपनी सीटों की तनासब से। जी आगे बढ़ते हैं। मजलिस शुरा या पार्लियामेंट के फराइज क्या है, अभी आपको अर्ज किया ये क्या काम करता है, पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है। सबसे पहले तो भी आपको अर्ज किया कि कानून साजी, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट का प्रिविलेज है, उसके राइट्स हैं। जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी हुकूमत ने अमल करना है, गवर्नमेंट पाबंद है उस कानून पे अमल करने की। अगर गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट का इदारा या कोई प्राइवेट इदारा उस कानून पे अमल नहीं करता तो अदलिया फिर इस मामले को देखेगी और जिसने खिलाफ वर्जी की होगी उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरह ये 3 इदारे अपने अपने दायरों में काम करते हैं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, गवर्नमेंट उस कानून पर अमल कराती है और अदलिया ये देखती है कि क्या कानून पर सही तौर पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर अमल ना हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट सजा देने का इख्तियार, तादीबी इख्तियार रखती है ताकि हर इदारा, हर फर्द कानून पर अमल करे। जी तो कानून बनाना किसका काम है, पार्लियामेंट का। हम क्या देख रहे हैं, मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट के इख्तियार तो कानून ला सकती है, वो इंतजामिया यानी गवर्नमेंट की निगरानी भी करती है। पार्लियामेंट ने सुपरवाइज करना होता है, देखना होता है, निगरानी करनी होती है कि क्या हुकूमत ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। पार्लियामेंट में हुकूमत के वजीर मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म मौजूद होता है। पार्लियामेंट का कोई भी रुकन हुकूमत से कोई सवाल कर सकता है, कोई वजाहत तलब कर सकता है, और मुतलका वजीर पाबंद होता है कि असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली या सेनेट में किसी भी मेंबर के सवाल का जवाब दे और वजाहत पेश करे। तो इस तरह से इंतजामिया की निगरानी भी करती है कौन, पार्लियामेंट या मजलिस शुरा। मालियाती इख्तियार, अभी आपको बजट बनता है हर साल का कि पूरे मुल्क का आने वाले साल में कितनी आमदनी कितना खर्च होगा, लेकिन ध्यान रखें ये वाहिद इख्तियार है जो सिर्फ कौमी असम्बली के पास। मैंने भी अर्ज की कानून तो कौमी असम्बली और सेनेट मिलकर बनाती है, लेकिन मालियाती इख्तियार यानी मुल्क का बजट बनाने के इख्तियार। बजट क्या होता है, आइंदा साल का तखमीना कि आइंदा आने वाले साल में मुल्क में कितना आमदनी होगी, कितना खर्चा होगा, उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये इख्तियार सिर्फ कौमी असम्बली के पास है। नंबर 4 अदालती इख्तियार।
पार्लियामेंट के पास अदालती इख्तियारात भी होते हैं। वो इस तरह से कि पार्लियामेंट ही तय करती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी, उनका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी मराद क्या होगी, ये सारी चीजें पार्लियामेंट ही तय करती है। इस तरह से अदालती इख्तियारात भी पार्लियामेंट को हासिल होते हैं। इंतखाबी इख्तियार, पार्लियामेंट इंतखाब भी करती है। किसका? वजीर आजम का। पार्लियामेंट के ऐवान मिलकर सदर का इंतखाब भी करते हैं, वजीर आजम का इंतखाब भी करते हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी कौमी असम्बली के अरकान करते हैं। इस तरह सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी सेनेट के अरकान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली के अरकान करते हैं, और सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब सेनेट के अरकान करते हैं। इस तरह इंतखाबी इख्तियारात भी हासिल होते हैं। छठा और आखिरी इख्तियार, आइन में तरमीम। पार्लियामेंट न सिर्फ मुल्क के लिए कानून बनाती है, न सिर्फ वो कानून साज इदारा होता है, बल्कि पार्लियामेंट आइन साज इदारा भी होता है। पार्लियामेंट आइन बना सकती है और मुल्क के मौजूदा आइन में तरमीम भी कर सकती है। अब ये एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है जहां जो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, आइन और कानून में फर्क क्या है। हम कानून की बात भी करें या आइन की बात भी करें, अजीज तलबा, जो आवाम के लिए बनाया जाता है वो कानून होता है। क्या चीज गलत है, क्या दुरुस्त है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ये होगा कानून। यानी आवाम के लिए कानून होता है। लेकिन जो रियासत के इदारे हैं, स्टेट ऑर्गन्स है, जो भी आपको बताया, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, अदलिया है, ये किस तरह काम करेंगे, रियासत के इदारे किस तरह काम करेंगे, रियासत के इदारों के हुकूक व फराइज क्या होंगे, ये चीज तय की जाती है आइन के अंदर। दोबारा समझ लें, मैं अर्ज कर रहा हूं आइन और कानून का। मुल्क का इंतजाम कैसे चलाया जाएगा, इसको कानून कहते हैं, इसको आप लॉ कहते हैं इंग्लिश में, स्टेट लॉ। और दूसरी बात है आइन। आइन ये तय करता है कि रियासत के क्या इदारे होंगे, कितने इदारे होंगे, उनके हुकूक व फराइज क्या होंगे, इसको आइन कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आपको लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के फर्क का भी पता होना चाहिए। अब देखिए, मुल्क के इदारे आइन ने चलाने हैं तो ज़हन में रखे आइन की हैसियत बरता है, यानी आइन ऊपर होता है, कानून नीचे होता है। मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो आइन के खिलाफ हो, आइन की हैसियत ज्यादा है। इसको ऐसे भी समझे कि अगर मुल्क के लिए सिर्फ कानून बनाना हो, आम कानून बनाना हो, तो पार्लियामेंट की सादा अक्सरियत यानी 51%, 100 में से अगर 51 हाँ कर देते हैं, 49 ना भी करें, कानून बन जाता है, सादा अक्सरियत से कानून बन जाता है। लेकिन अगर आपने आइन में तरमीम करनी हो तो फिर क्योंकि आइन की हैसियत ज्यादा है तो वो सादा अक्सरियत से नहीं होगा, बल्कि 2/3 2/3 मेजॉरिटी से होगा। मुल्की कानून बनाया जा सकता है, तरमीम की जा सकती है सादा अक्सरियत से, लेकिन आइन में तरमीम की जा सकती है सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि आइन की अहमियत ज्यादा है। तो मुल्क का कानून भी पार्लियामेंट की मजलिस शुरा बनाती है और आइन में तब्दीली भी मजलिस शुरा करती है। मजलिस शुरा जो है ये कानून साज इदारा भी है, ये आइन साज इदारा भी है, ये जिम्मे जी। ये तो हमने कर लिया सबसे पहला स्टेट ऑर्गन मजलिस शुरा या पार्लियामेंट। अब आगे बढ़े, वफाकी हुकूमत का जो दूसरा इदारा है वो है वफाकी इंतजामिया, या जिसको गवर्नमेंट में कहते हैं। तो ये पहला मजलिस शुरा की सब हेडिंग्स थी। दूसरी हेडिंग है वफाकी इंतजामिया, यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए या फेडरल गवर्नमेंट कह लीजिए। ये क्या होता है ये भी समझे आप। वफाकी इंतजामिया मुश्तमिल होती है सदर, वजीर आजम और सेक्रेटेरिएट। तो सबसे पहले सदर का सेक्रेटेरिएट होता है, जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, तो सदर का सेक्रेटेरिएट भी इस्लामाबाद में ही होता है। ये सदर का सेक्रेटेरिएट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से राब्ता भी रखता है, उनसे मालूमात वसूल भी करता है, उनको हदायत जारी भी करता है। यानी सदर का के दफ्तर का जितना भी काम है वो कहाँ हो रहा होता है, सदर के सेक्रेटेरिएट। दूसरा है वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट, जाहिर है इसका हेड वज़ीर आज़म होता है। इसका भी बुनियादी काम ये होता है सदर के सेक्रेटेरिएट से राब्ता रखे, उससे मतलूबा मालूमात वहां पहुंचाए,
उसके मशवरों और हदायत पर अमल करे। ये काम होता है वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का। अभी आपको अर्ज की कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, हुकूमत का सरबराह होता है, लिहाजा तमाम मुल्क की अमूर चलाने होते हैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। इसके बाद तीसरा होता है मरकजी सेक्रेटेरिएट या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये काम क्या करता है कि मुल्क में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी वजारतें हैं, जितनी डिवीजन है, उन सब की सरबराही मरकजी सेक्रेटेरिएट के पास होती है। यानी ये समझ लें पाकिस्तान के जितने महकमे हैं, महकमा तालीम है, महकमा ज़राअत है, महकमा सनत है, ये जितने भी महकमे हैं आपके, उन सब की निगरानी करता है मरकजी सेक्रेटेरिएट। तो ये तीसरा वफाकी इंतजामिया का इदारा। चौथा है जी वजारत, जिसको आप मिनिस्ट्री भी कहते हैं। जाहिर है इसका सरबरा वजीर होता है। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ महकमे हैं, जिस तरह मिसाल दी सेहत है, तालीम है, ज़राअत है, दिफा है, दाखिला है, खारजा है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ महकमे हैं। हर महकमे का सियासी सरबरा वजीर होता है, मिनिस्टर सियासी सरबरा यानी पोलिटिकल होता है, और इंतजामी सरबरा कौन होता है जी? सेक्रेटरी होता है। अब बात समझे, सियासी सरबरा कौन होता है? सियासी जमात से होता है, जो इलेक्शन जीत कर आता है। जिस जमात की अक्सरियत होगी उसका वजीर होगा। लेकिन जैसे ही नई हुकूमत आती है, गवर्नमेंट टूटती है, नए इलेक्शन होते हैं, तो सियासी सरबरा खत्म हो जाता है। वो सियासी तौर पर होता है, हुकूमत गई तो सियासी सरबरा भी गई। लेकिन दूसरी तरफ इंतजामी सरबरा होता है, जिसको कहते हैं सेक्रेटरी। वो गवर्नमेंट मुलाजिम होता है, उसको हुकूमत के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हुकूमत है, कोई भी जाए, कोई भी जीते, कोई भी हारे, वो क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, वो उसी तरह बरकरार रहता है सेक्रेटरी। बहरहाल बात हो रही थी वजीर की, तो जो वफाकी वजीर होता है वो वजारत का सरबराह होता है। पूरी वजारत के लिए पॉलिसीज बनाता है, हुक्म बनाता है, हुक्म अमल कराता है। इसका सियासी सरबराह कौन होगा? वफाकी वजीर। इंतजामी सरबराह कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, जो ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है। एक वजारत में अजीज तुलबा बहुत सी डिवीजन्स होती है। अब जहन रखिए, डिवीजन वो नहीं है जिस तरह हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर और लाहौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौर डिवीजन, ये वो डिवीजन नहीं है। यह इसका मतलब है एक वजारत को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक बड़ी मिनिस्ट्री है, उसको कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, हर हिस्से को डिवीजन कहते हैं। तो वजारत ने पॉलिसी भी बनानी है, उस पर अमल भी कराना है, और डिवीजन की निगरानी भी करनी है। अब आ जाते हैं पांच डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? अभी आपको अर्ज की, ये वजारत का एक हिस्सा होता है। वजारत तो मजमूई तौर से वजारत तालीम में पूरी वजारत हो गई, आगे उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक ने निसाब बनाना है, एक ने सिलेबस बनाना है, एक ने स्कूलों को देखना है, किसी ने कॉलेजों को देखना है, किसी यूनिवर्सिटीज को देखना है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये मुख्तलिफ डिवीजन हो जाएंगे। हर डिवीजन का जो सरबराह होता है वो होता है वजीर ममलकत, सियासी सरबराह। वजारत का सियासी सरबराह होता है वफाकी वजीर, डिवीजन का सियासी सरबराह होता है वजीर ममलकत। वजारत का इंतजामी सरबराह होता है सेक्रेटरी, जो ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है। डिवीजन का इंतजामी सरबराह होता है एडिशनल सेक्रेटरी, जो ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है। इसके बाद वजारत डिवीजन के बाद कुछ मुंसलिका महकमे होते हैं, उसके साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत से महकमे हो सकते हैं जो मिलकर काम करते हैं डिवीजन के लिए। ये छठा हो गया। सातवां, फिर मुख्तलिफ महकमों के आगे मातहत दफ्तर भी हो सकते हैं, जिसको सबऑर्डिनेट ऑफिस कह लें। जिस तरह वापडा की मिसाल लें, वो चेयरमैन का ऑफिस है, फिर एक्सचेंज का होता है, फिर एसडीओ का होता है। इस तरह आगे फर्दर तकसीम होती चली जाती है। मातहत दफातर होते हैं, इसको 7वें नंबर पर लेंगे। 8वें नंबर पर कुछ खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। खुद मुख्तार इदारा क्या होगा? जो मुकम्मल इंडिपेंडेंट हो, यानी जिसका बजट भी अपना हो, जो अपनी पॉलिसियां भी खुद बनाए और किसी दूसरे को जवाब दे ना हो। नीम खुद मुख्तार इदारा ऐसा होता है जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता है, लेकिन अंदरूनी मामलात में वो महकमा आजाद होता है, यानी बराह रास्त गवर्नमेंट के तहत नहीं आता। तो इस तलबा ये हमने देखा वफाकी इंतजामिया के आपकी किताब के मुताबिक 8 इदारे हैं जो हमने मुझसे बात की कि वफाकी इंतजामिया के 8 इदारे कौन कौन से होंगे। इदारे यानी डिपार्टमेंट्स।
अब हम देखेंगे कि वफाकी इंतजामिया के अहम ओहदेदार कौन, जिनके पास ओहदा है, जो ऑफिस बैरियर्स हैं, जो ऑफिस चेयर होल्ड करते हैं, उनको कहेंगे ओहदेदार। पहले हमने देखे वफाकी हुकूमत के इदारे, अब हम देखते हैं वफाकी हुकूमत के ओहदेदार। तो सिंपल सी बात, सबसे बड़ा ओहदेदार वफाकी हुकूमत का जो नुमाइंदगी करता है वो सदर पाकिस्तान होता है। सदर पाकिस्तान मुल्क का आईनी सरबराह होता है, जबकि दूसरे नंबर पे वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म कौन होता है? वो मुल्क का इंतजामी सरबराह होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। अब या फिर आपको वजाहत कर दूं, आमतौर पर तुलबा समझ नहीं पाते कि फिर सदर आज़म का फर्क क्या है, सरबराह सदर है या वज़ीर आज़म। तो दोबारा बात समझ लें, सदर मुल्क का सरबराह होता है, सरबराह ममलकत होता है, मुल्क का बैरूनी तो एक्सटर्नल। जबकि वज़ीर आज़म क्या होता है? वो अंदरूनी मामलात में यानी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपको सादा सी मिसाल दो, आपने इम्तिहान में नहीं लिखनी, सिर्फ आपको समझाने की मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन घर में क्या होता है? घर के बड़े कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। अब बाप घर का सरबराह है, बाहर नेम प्लेट भी उसी की लगी हुई है। मसलन मिसाल देता हूँ, कोई मलिक हयात साहब है तो क्या कहा जाएगा? ये मलिक हयात का घर है, बाहर नंबर प्लेट मलिक हयात की लगी है, वो घर का सरबराह है। लेकिन घर के इंटरनल मामला किसके पास होते हैं? वालिदा के पास। आप बच्चों को एक्सपीरियंस कभी हुआ हो, कभी आपने ड्रामाबाजी की हो अपने वालिद के साथ, खुशामद मिन्नत करके कोई बात मनवानी हो, घंटा आप ड्रामे करते हैं और आंटी वाले सब कहते हैं कि अच्छा बेटा ठीक है, जाओ अपनी मम्मा से पूछ। तो फिर पता लगता है फैसला तो मां ने ही करना था, तो फिर बेहतर था मां से ही पूछ लेना था। बात समझ रहे हैं आप? सरबराह घर का कौन है? बाप। बैरूनी दुनिया के मुताबिक घर का सरबराह बाप है, लेकिन घर के अंदरूनी मामला दरअसल कौन चला रही होती है? मां चला रही। तो यही समझ लें कि बाप क्या हो गया? सदर, और मां क्या हो गई? वज़ीर आज़म। मुल्क का आईनी सरबराह कौन है? सदर है। लेकिन दरअसल मुल्क का असल चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है जो मुल्क के मामलात को चला रहा है? वो वज़ीर आज़म है। और याद रखें, वफाकी पार्लियामेंट सिस्टम के तहत वज़ीर आज़म ही बाइख्तियार है। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करेगा और सदर उसकी एडवाइस पे अमल करने का पाबंद है। सदर उसके एडवाइस पे अमल करेगा। 1973 के आइन के तहत मुल्क का सरबराह वज़ीर आज़म ही है, सदर सिर्फ अलामती सरबराह होता है। किसके तहत? 1973 के आइन के तहत। आपको ये समझाऊं, 1962 का आइन जो सदर युग का था उसमें ऐसा नहीं था, वो सदारती था, बस सदर के पास मुकम्मल इख्तियार। मगर पाकिस्तान का जो मौजूद आइन है 1973, इसमें रियासत का सरबराह वज़ीर आज़म है, चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म ही तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करता है, सदर सिर्फ मुल्क का अलामती सरबराह होता है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि सदर का इंतखाब कौमी असम्बली, सेनेट और सूबे मिलकर करते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ पार्लियामेंट करती है, यानी कौमी और सूबाई असम्बली। जी, तो पहले अहम ओहदेदार सदर, क्योंकि अलामती सरबराह, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। दूसरा वज़ीर आज़म जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है। तीसरी वफाकी काबीना, कैबिनेट यानी वजीर। वफाकी काबीना वजीरों पर मुश्तमिल होती है जो मुल्क का इंतजाम चलाते हैं, और इसी वफाकी काबीना का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना का सरबराह होता है। वफाकी काबीना में वजीर होते हैं जो मुल्क को चलाते हैं। वो उस वक्त तक वजीर रह सकते हैं जब तक वज़ीर आज़म चाहे। वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक वो वजीर होंगे। लेकिन वफाकी काबीना के भी दो हिस्से होते हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं आपको, वफाकी वजीर और वजीर ममलकत। यानी वफाकी काबीना मुश्तमिल होती है चंद वफाकी वजीरों पर और वजीर ममलकत पर। वफाकी वजीर पूरे महकमे का सरबराह होता है, जबकि वजीर ममलकत अपने डिवीजन का सरबराह होता है, यानी उसकी हैसियत वफाकी वजीर से कम होती है। तो ये बनती है वफाकी काबीना, जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है। तो अहम ओहदेदार क्या हुए? सदर पाकिस्तान, दूसरा वज़ीर आज़म, तीसरी वफाकी काबीना, चौथा क्या जी? सेक्रेटरी। ये देखिए, सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना, ये सियासी ओहदेदार, जो जमात भी इलेक्शन जीतेगी उसके ओहदेदार ऊपर आ जाएंगे और वो सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी काबीना के अरकान बन जाएंगे। लेकिन जो सेक्रेटरी है ये सियासी नहीं होता, ये इंतजामी सरबराह होता है, यानी ये गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है। और गवर्नमेंट के मुलाजिम का जो सबसे बड़ा आखिरी दर्जा है वो होता है सेक्रेटरी। यानी गवर्नमेंट कोई भी आए, सदर चेंज हो जाए, वज़ीर आज़म चेंज हो जाए,
कैबिनेट टूट जाए, नई कैबिनेट आ जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, लेकिन सेक्रेटरी मुस्तकिल होता है। ये वजारत का इंतजामी सरबराह होता है, जो आपको उसकी ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है। इसके बाद सेक्रेटरी के तहत एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जो ग्रेड 21 के ऑफिसर होते हैं। सेक्रेटरी चलाता है किसको जी? वजारत। जबकि एडिशनल सेक्रेटरी किसको चलाता है? सेक्रेटरी वजारत को चलाता है। एडिशनल सेक्रेटरी डिवीजन का इंतजामी सरबराह होता है। दोबारा बता दूं, सेक्रेटरी वजारत का इंतजामी सरबराह होता है, जो ग्रेड 22 का ऑफिसर है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी डिवीजन का सरबराह होता है और ये ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है। एडिशनल सेक्रेटरी के तहत फिर चंद जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, जो उसकी मुआवनत करते हैं काम में, और फिर उसके तहत डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी की मुआवनत करते हैं, और फिर नीचे छोटे छोटे शोबे बने होते हैं अलग अलग। हर शोबे का सरबराह सेक्शन ऑफिसर होता है, जो अपने मातहत मुलाजमीन की निगरानी। तो इस दफा में क्या देखा? वफाकी हुकूमत के अहदेदार कौन कौन से हैं? सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वफाकी काबीना, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर। तो ये तो बात मुकम्मल हुई किसके बारे में? वफाकी इंतजामिया। हम दोबारा देखें, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हुकूमत के इदारे। पहला था मजलिस शुरा पार्लियामेंट, जो हमने देखा। इसके बाद अब दूसरा इदारा हमने देखा है वफाकी इंतजामिया, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। अब रियासत का तीसरा बुनियादी इदारा अदलिया। अदलिया जुडिशरी को कहते हैं, लेकिन जब हम वफाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अदलिया की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह जब आप सूबे के अदलिया की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा हाई। तो आखिरी इदारे की तरफ हम बढ़ते हैं। अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है जी? ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, यानी ये आखिरी और हतमी अदालत है, जिसका फैसला आखिरी कतई होगा, जिसके खिलाफ कहीं किसी तौर पर अपील नहीं हो सकती। इसका सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है, और जाहिर है इसका सरबराह कौन होगा? चीफ जस्टिस होगा। जबकि चारों सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा में भी इसकी ब्रांचें मौजूद है। इसको इसलिए कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, लाहौर रजिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद कराची रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री, क्वेटा रजिस्ट्री, उर्दू में भी इसको ब्रांचें हैं। सुप्रीम कोर्ट का सरबराह कौन होता है जी? चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस का तकर्रर अपॉइंटमेंट कौन करता है? सदर मुल्क, सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट करती है जुडिशियल काउंसिल और पार्लियामेंट्री कमेटी। जुडिशियल काउंसिल क्या होती है? जजेस पर मुश्तमिल होती है। ये रिकमेंडेशन भेजती है कि इन लोगों को, इन वकला को, इन जो कानूनदान है, इनको जजेस बनाया जा सकता है। रिकमेंडेशन कौन भेजेगी? जुडिशियल काउंसिल। और फाइनल मंजूरी कौन देगी? पार्लियामेंट्री कमेटी, जो पार्लियामेंट में मौजूद होती है। और फिर उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सदर। दोबारा समझे, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तो डायरेक्ट सदर करेगा बराह रास्त, लेकिन बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट जुडिशियल काउंसिल और पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशात पर या रिकमेंडेशन पर सदर करेगा। तो इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और चंद जजेस पर मुश्तमिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की मुद्दत मुलाज़मत 65 साल है, यानी 65 साल तक वो अपने ओहदे पर कायम रह सकता है। आखिरी टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात। क्या इख्तियारात है? अभी अर्ज की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, जाहिर है उसके इख्तियारात भी सबसे ज्यादा है, वसी तरीन इख्तियारात हैं। लेकिन आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले बुनियादी समात का इख्तियार, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे बेसिक जुरिस्डिक्शन। उसकी क्या है? वो ये है कि अगर झगड़ा होता है मरकजी हुकूमत और किसी सूबाई हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान है और किसी और पार्टी की, सिंध में पार्टी दूसरी है, तो अगर सिंध हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान में झगड़ा होता है तो उसका तस्वीर कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी सूबाई हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट में झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। या यूँ समझ लें कि अगर मुख्तलिफ सूबे आपस में इत्तफाक ना कर पाए या कोई कानूनी नुक्ता पैदा हो जाए, कानूनी एम्बिग्विटी आ जाए, कोई भाम आ जाए, तो उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी इख्तियार समात है।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी मरकजी और सूबाई हुकूमतों में अगर कई इख्तलाफात होते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और उसका फैसला हतमी है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें मानने की पाबंद होती हैं, उससे इनकार नहीं कर सकती। दूसरा है जी अपीलों की समाअत का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा इदारा है, वो सुपरवाइजरी भी है। जो हाई कोर्ट फैसले करता है उसके खिलाफ अपीलों का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद होता है। सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करती है, निगरानी करती है, हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक यानी मंजूरी भी कर सकती है, उसको कलअदम भी करार दे सकती है, मनसूख भी कर सकती है और उस केस को दोबारा समाअत के लिए हाई कोर्ट में भेज भी सकती है जी। तीसरा है जी मशावरत इख्तियार। मशवरा देना नाम से ही आपके सामने है कि क्या होगा अगर हुकूमत किसी मसले पे इबहाम का शिकार हो, एम्बिग्विटी का शिकार हो, हुकूमत को समझ ना आ रहा हो कि ऐसा करना दुरुस्त है या गलत है, ये आइन के मुताबिक है या आइन से मुसादिम है, तो सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांग सकते हैं। सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से मशवरा तलब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मशवरा देगी हुकूमत को, लेकिन ज़हन में रहे कि जब मशवरा मांगा जाता है तो सदर वो मशवरा मानने का पाबंद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मशवरा तलब कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक उसको मशवरा देगी। आखिरी इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का निगरानी का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट निगरान भी है। मुल्क में जितनी भी अदालतें हैं उन सब की बहसियत मजमूई निगरानी सुप्रीम कोर्ट करती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चारों सूबों के चीफ जस्टिसों के लिए सदर को मशवरा देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर चारों सूबों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाए जाते हैं। तो देखें वसी तरीन इख्तियार आते हैं सुप्रीम कोर्ट को। बुनियादी समाअत के इख्तियार की बात करें तो कोई भी शहरी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। किसके लिए? बुनियादी हकूक। अजीज तुल्बा, पाकिस्तान का आइन आवाम को चंद बुनियादी हकूक देता है। अगर उन बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो तो किसी भी शहरी को हक है कि छोटी अदालतों में जाए बगैर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर अहकामात जारी कर सकती है। बहुत से मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तारीखी अहकामात जारी किए, बल्कि आप जानते हैं हाल में तो 89 मोटे इख्तियारात, यानी जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट को केस दायर करे, सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे किसी खत के जरिए, अखबार के जरिए, जाती मालूमात के जरिए, खबरों के जरिए अगर सुप्रीम कोर्ट के इल्म में कोई बात आती है कि फलां जगह पे आइन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो बगैर दरखास्त के सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर भी समाअत कर सकती है। हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को तलब कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी और तमाम पाकिस्तान के अफराद मानने के पाबंद। ये आज का लेक्चर था हमारा वफाकी हुकूमत के बारे में। मुख्तसर दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम है, पार्लियामेंट निज़ाम हुकूमत है। वफाक में 3 बुनियादी इदारे होते हैं, मजलिस शुरा या पार्लियामेंट, दूसरा वफाकी इंतजामिया गवर्नमेंट, तीसरा अदलिया या सुप्रीम कोर्ट। मजलिस शुरा पार्लियामेंट का बुनियादी काम कानून बनाना है, गवर्नमेंट का बुनियादी काम उस कानून पर अमल दरामद कराना है और सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी काम निगरानी करना है कि क्या मुल्क कवानीन के मुताबिक चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि कोई भी हुक्म जारी कर सके ताकि हुकूमत और आवाम को आइन और कानून का पाबंद बनाया जा सके। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि वफाकी हुकूमत क्या होती है, वफाकी इदारे क्या होते हैं। ये पहला लेक्चर था चैप्टर 5 का। दोबारा अगला लेक्चर हमारा होगा सूबाई हुकूमतों के बारे में। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोफेसर मुशर्रफ अहमद को इजाजत दीजिए।